हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लॉ क्लासेस। आज मैं आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 301 से एक को बताता हूँ, उसके बाद 2, 3 और 304, 304A, 305 और 306, 307 और 308 के बारे में वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं उनके बारे में बताऊंगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 301 आंगल विधि के ट्रांसफर ऑफ मैलिसी यानी कि विद्वेष का अंतरण के सिद्धांत पर आधारित है और उसी को ये एक किस्म से सेक्शन 301 में इंपोर्ट किया गया है, आयात किया गया। 301 के अंतर्गत यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया और उसमें उस व्यक्ति को यानी कि जिसकी मृत्यु कारित करने का उसको आशय था, उससे भिन्न किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है तो अभियुक्त जो है सेक्शन 301 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। जैसे कि ए का आशय जो है बी को की मृत्यु कारित करना था, वहां पर ए ने बी पर गोली चलाई लेकिन उससे पहले ही कोई सी व्यक्ति बीच में आ गया और गोली जो है सी को लगी और इसकी मृत्यु हुई। तो यहां पर ए का जो आशय था वह इंटेंशन ट्रांसफर होगी, यानी कि मारने का आशय बी को था लेकिन गोली लगी सी को और सी की मृत्यु होगी। तो यहां भी यह ए जो है आपराधिक मानववध का दोषी होगा। देखो, प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध है, लेकिन प्रत्येक हत्या जो है आपराधिक मानववध नहीं होती। यहाँ आपराधिक मानववध और हत्या जैसी भी स्थिति है उसी के अनुसार उसको दंडित किया जाता है। अगर किसी का आशय ही किसी की कपट यानी कि आपराधिक मानववध करना था तो उसको आपराधिक मानववध के लिए दंडित किया जाएगा सेक्शन 304 में। लेकिन अगर किसी एक आशय बी का मृत्यु ही कारित करना था और उसकी इंटेंशन फुल थी और वह प्रकृति के मामूली क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए वह कार्य पर्याप्त था, जो सेक्शन 300 के जो आवश्यक तत्व हैं वे कंप्लीट होते हैं, तो यहाँ पर हत्या होगा। लेकिन अगर ए द्वारा किया जा रहा कार्य आपराधिक मानववध की कोटि में आता है तो वहाँ वह आपराधिक मानववध की कोटि में यानी कि सेक्शन 304 के अंदर होगा, अन्यथा उसका मामला सेक्शन 302 के अंदर होगा। जैसे कि गंभीर तथा अचानक प्रकोपन के अंतर्गत ए जो है बी पर गोली चलाता है क्योंकि बी ने ए को गंभीर अचानक प्रकोपन दिया और वहां बीच में सी आ जाता है और गोली सी कर जाती है, तो यहाँ पर ए जो है आपराधिक मानववध का दोषी होगा, जो कि सेक्शन 304 के पार्ट 1 के अंतर्गत आएगा। अगर ये गोली चलाता है, इस पर कोई गंभीर तथा अचानक प्रकोपन नहीं है, बी ने कोई गंभीर तथा अचानक प्रकोपन नहीं दिया और गोली सी कर जाती है, तो यहाँ हत्या ही होगा। ठीक है जी। जैसे कि ए व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु कारित करने के लिए एक सेब खरीदता है, एप्पल खरीदी उन्होंने, और उसमें जो है इंजेक्शन से जहर भर लिया और पत्नी ने उसकी सेब की 4 पीस किए और एक पीस जो है वह नहीं जानती थी इस बात ने कि इसमें जहर है, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि इसमें जहर है। मात्र पति का हाथ से बी की यानी कि अपनी पत्नी की सेब खिला के मृत्यु कारित करना था। वहां पर बी ने उसमें से एक पीस जो है अपने पुत्र सी को दे दिया और सी की मृत्यु होगी, तो यहाँ पर ए जो है हत्या का दोषी माना जाएगा। इसी प्रकार से ए ने अपनी पत्नी बी का बीमा करा रखा
वह जो है उससे एक विष युक्त मिठाई बाजार से खरीदता है, उसमें विष डालता है और बी खिलाता है, जिससे कि बी की मृत्यु हो जाए और बीमा जो राशि है वो मुझको मिल जाए। बी ने उसमें से कुछ मिठाई खाई और कुछ एक बालक को दे दी और एक दूसरा पीस जो है फेंक दिया। तो यहाँ पर जो बालक से दी थी वह तो मिठाई असरकर साबित हुई, उससे वो बालक ठीक हो गया, लेकिन डी जो है उसकी उस मिठाई से मृत्यु होगी। यहाँ बी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ए ने बी को मारने के आशय से मिठाई में जहर मिलाया है, तो यहाँ पर डी की मृत्यु कारित करने के लिए हत्या का दोषी होगा। ठीक है जी, ये प्री एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, और इस प्रकार से इनके ट्रांसफर ऑफ मैलिसी, जैसा कि अभियुक्त का आशय था उस आशय का इंटेंशन का ट्रांसफर हो गया, इनके विद्वेष का अंतरण हो जाता है। तो अभियुक्त जो है भले जिसको मारना चाहता है उसकी मृत्यु न हो, किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब भी अभियुक्त जो है यहाँ आपराधिक मानववध या हत्या जैसी भी स्थिति है उसका दोषी माना जाता है। उसके बाद धारा 302 है। धारा 302 के अंतर्गत सेक्शन 300 में परिभाषित जो अपराध है हत्या है उसके दंड का प्रावधान किया गया, और सेक्शन 301 के अंतर्गत भी जो हत्या होती है उसके दंड का प्रावधान 302 में किया गया है। सेक्शन 301 और सेक्शन 300 दोनों का दंड जो है सेक्शन 302 में है। सेक्शन 302 में है, अगर कोई व्यक्ति यानी कि अभियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है जो हत्या कोटि में आती है, तो यहाँ पर अभियुक्त को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। यह शब्द है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 का सब क्लास 3 जो है ये कहता है कि मृत्यु दंड से दंडनीय मामलों में आजीवन कारावास एक नियम है, मृत्यु दंड एक अपवाद स्वरूप दिया जाएगा। तो यहाँ पर न्यायालय के लिए ये वो न्यायालय उस मामले की परिस्थितियों को और तथ्यों को देखेगा, उसके आधार पर ही जो मृत्युदंड देगा या आजीवन कारावास देगा। आजीवन कारावास एक नियम है मृत्युदंड से दंडनीय मामलों में, और मृत्युदंड एक अपवाद स्वरूप ही दिया जाता है। बच्चन सिंह बना पंजाब राज्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड विरल से विरलतम मामले में ही दिया जाएगा। तो विरल से विरलतम मामले में ही दिया जाएगा, यानी कि मशीनरीकृत रूप से जो है आप मृत्युदंड देंगे। ठीक है, उसके बाद भी आज तक भी यही नियम है, और मैं अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में विस्तृत रूप से सेक्शन 53 के अंतर्गत जो विवेचना कर चुके हैं इसके बारे में, मृत्युदंड कहाँ दिया जाएगा, किन धाराओं में दिया जाएगा वगैरह वगैरह। तो उसके बाद आता है यहाँ पर सेक्शन 303। सेक्शन 303 के अंतर्गत जो है अगर कोई अभियुक्त जो है आजीवन कारावास का अभियुक्त है और वह आजीवन कारावास का सिद्ध दोष होते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, तो ये बताया गया धारा में कि उसको निश्चित रूप से मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक है जी, तो सेल वर्ड आया तो मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के मामले में, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के मामले में 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 303 को असंवैधानिक करार दे दिया और कहा
कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है और जो जीवन की स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन करता है। इसीलिए यह जो है आर्टिकल 14 एंड 21 का उल्लंघन करता है, इसीलिए असंवैधानिक है। ये प्री एग्जाम में हमेशा आता है। उसके बाद आता है सेक्शन 304। सेक्शन 304 के अंतर्गत दो पैरे हैं। 304 में दो पैरे हैं। पहले पैरे के अंतर्गत जो फर्स्ट पैराग्राफ है, तो पैरा 1 में जो दंड दिया जाता है जो आजीवन कारावास तक का हो सकता है, सेक्शन 300 के 5 अपवाद हैं। अगर वहां उन 5 अपवादों में किसी की मृत्यु कारित की जाती है तो वह आपराधिक मानववध होता है। मानववध है न कि हत्या। इसीलिए उसमें दंड का प्रावधान पैरा 1 में है। सेक्शन 300 के 5 अपवादों में से अगर किसी में मृत्यु कारित की जाती है तो यहां पर आपराधिक मानववध होता है, जिसके लिए दंड का प्रावधान पैरा 1 में है। पैरा 2 में जो कारावास दिया जाता है वो सेक्शन 299 के अंतर्गत में परिभाषित आपराधिक मानववध के लिए जाता है। पैरा 2 में जो दंड दिया जाएगा वो जो है सेक्शन 304 के पैरा 2 में 299। यहाँ केवल ज्ञान है, वहाँ इंटेंशन है। हास्य था कि गंभीर तथा अचानक प्रकोप में मिला 20 है और 20 की मृत्यु कारित कर दी, तो ऐसी जो मृत्यु है वह आपराधिक मानववध होगी, न कि हत्या। लेकिन यहाँ आपराधिक का प्रॉब्लम है, साइड ही है, और इसका दंड केवल नालिज है। नालिज के अंतर्गत पैरा 2 के अंतर्गत केवल ज्ञान के आधार पर उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 304A है जो कि 1870 के आपराधिक संशोधन अधिनियम जो द्वारा जो है जोड़ी गई है। 1870 में इंसर्टेड की गई थी। और इसके अंतर्गत जो मामले यानी कि 304A में भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और अभियुक्त के कार्य से होती है, लेकिन अभियुक्त का कार्य उपेक्षापूर्ण या उतावलापन के अंतर्गत है। यानी कि यहाँ जो है अभियुक्त का कार्य उपेक्षा और उतावलेपन के अंतर्गत है, न कि जानबूझकर की गई मृत्यु। यहाँ जानबूझकर होता है। यहाँ पर अब्सेंस होना चाहिए, इंटेंशन एंड नॉलेज। इंटेंशन एंड नॉलेज यहाँ पर अब्सेंस है, ज्ञान नहीं है, और अभियुक्त द्वारा उपेक्षा या उतावलेपन के अंतर्गत कोई कार्य किया जाता है जिससे कि किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, तो वहां पर उसको सेक्शन 304A के अंदर दंडित किया जाएगा, जो 2 वर्ष तक का हो सकता है, या जुर्माने से दंडित। या शब्द आया, और शब्द नहीं है यहाँ, केवल या शब्द है। या तो 2 वर्ष तक कारावास या क्या नाम जी है, केवल जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत एक दृष्टांत बताता हूं मैं आपसे कि ए ने अपने बाथरूम के सामने एक नंगा तार डाल रखा था, और वो इसलिए डाला कि कोई जो है उस बाथरूम का प्रयोग न करे, केवल उसका प्रयोग जो है जो उसके घर के सदस्य हैं वही कर सकते हैं और बाहर का ना करें। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी चेतावनी नहीं लगा रखी थी कि इस नंगे तारों के अंतर्गत जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। ऐसी कोई कर्मकाशन चेतावनी नहीं दी गई थी, और उन तारों में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। ए जो है उस बाथरूम का प्रयोग करता है, यूज करता है, लेकिन जैसे ही यूज करने के पश्चात जाता है तो तार से जो है वह टकरा जाता है, और जहां करंट लगने के कारण जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ अभियुक्त जिसने कि तार डाल रखा था अपने बाथरूम का प्रयोग जो है बाहरी व्यक्ति ना कर पावे, उसको
उसने जो है उपेक्षा और उतावलापन बरता था, इसलिए अभियुक्त यहाँ 304A के अंदर दंडित किया जाएगा, क्योंकि उसका विधिक कर्तव्य था कि वह जो है वहाँ चेतावनी का बोर्ड लगा दे। अगर चेतावनी का बोर्ड लगा तो यहाँ पर जो है 304A के अंदर वह दंडित किया जाएगा। देखो सेक्शन 304A के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य, AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ डॉक्टरों की उपेक्षा के कारण अगर किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है तो उसकी डॉक्टर की लायबिलिटी कहाँ तक बनती है, उसके बारे में सेक्शन 304A के अंतर्गत वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर विस्तृत विवेचना की है। दो सिद्धांत जो निकलते हैं इसमें से, डॉक्टर उपेक्षापूर्ण कार्य के लिए सेक्शन 304A के अंतर्गत तभी दंडित किया जा सकता है यदि यह साबित हो जाए कि डॉक्टर साहब में योग्यता तो पूरी थी ऑपरेशन करने की, लेकिन उसने अपनी योग्यता का अनुचित प्रयोग किया या उस योग्यता का सही प्रदर्शन नहीं किया, उपेक्षापूर्ण और उतावलेपन के अंदर कार्य किया, जिससे कि वहाँ मरीज की मृत्यु होगी, तो डॉक्टर 304A के अंदर लायबल होगा। दूसरी बात, डॉक्टर में कोई काबिलियत थी ही नहीं और उसने ऐसा ऑपरेशन अपने हाथ में ले लिया जिसके लिए वो लायबल नहीं था, उसको जो है अनुभव नहीं था और वहाँ मृत्यु हो जाती है, तो जैकब मैथ्यू के अंतर्गत जो है केस के अंतर्गत वह डॉक्टर जो है दोषी होगा सेक्शन 304A का। ठीक है जी। उसके बाद धारा आती है सेक्शन 304B। ये 304B जो है, जब भारत में दहेज के कारण नवविवाहित दुल्हनों की मृत्यु हो रही थी और इसके लिए जो है भारतीय दंड संहिता में कोई प्रावधान नहीं था, तो 1986 में इसको जोड़ा गया और दहेज के विकराल रूप को जो है कहीं ना कहीं प्रतिबंध करने के लिए कुछ की। हालांकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है, लेकिन वह दहेज को रोकने के लिए आज तक भी प्रभावी कानून नहीं है जिससे कि दहेज जैसी बुराई को रोका जा सके, जिसमें कि नवविवाहित दुल्हन जो है दहेज की भेंट चढ़ जाती है और उनको मार दिया जाता है केवल दहेज के कारण। इसीलिए उसको प्रोहिबिट करने के लिए, यहाँ पर दंडित करने के लिए ये सेक्शन 304B 1986 में जो है इंसर्टेड की गई और इसमें जो है यहाँ अभियोजन पक्ष ने 5 आवश्यक तत्वों को साबित करना पड़ता है, तभी दहेज मृत्यु साबित होती है और अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है। पहला है मृत्यु, यानी कि उस नवविवाहित दुल्हन की मृत्यु जो है जलने के द्वारा या शारीरिक क्षति के द्वारा घटित की गई, जलने बर्निंग किया गया या बॉडली इंजरी उसको की गई हो। मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर हुई हो, ये महत्वपूर्ण चीज है कि मृत्यु जो है नवविवाहित दुल्हन की दहेज के कारण हुई, लेकिन वह जो 7 वर्ष के विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो। और अभियोजन पक्ष द्वारा यह दर्शाया जाना भी आवश्यक है कि उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा, यानी कि उसके माता पिता भाई बहन वगैरह द्वारा मृत्यु से ठीक पहले उसके प्रति क्रूरता की थी। यह महत्वपूर्ण चीज है, मृत्यु से पूर्व, तुरंत पूर्व उसके साथ क्रूरता की थी दहेज की मांग के लिए, तब तो ये धारा लागू होगी। अगर यहाँ उसके प्रति क्रूरता नहीं की गई थी तो नहीं लागू होगी। कालिया पेरुमल बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर सेक्शन 304B के अंतर्गत दहेज मृत्यु के लिए अभियुक्त तभी दोषी हो सकता है जबकि अभियोजन पक्ष ये साबित करे कि जो दहेज की मांग की गई थी या दहेज के प्रति जो है उस विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता की गई थी या बॉडली इंजरी की गई थी या उसको जलाया गया था, वह तुरंत पूर्व होना चाहिए मृत्यु से। अगर बहुत साल पूर्व या बहुत दिन पूर्व हुआ किया गया तो यहाँ पर सेक्शन 304B के अंदर एक्यूज्ड को, अभियुक्त को दोषित नहीं किया जाता। तीसरा है कि यहाँ पर क्रूरता
या तंग जो किया गया उस नवविवाहित दुल्हन को, वो केवल दहेज की मांग के लिए किया गया, या दहेज की मांग के लिए गया। और पांचवा है कि दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से सेक्शन 304 के अंदर अगर किसी नवविवाहित दुल्हन को जलाया गया है या शारीरिक हिंसा की गई उसके विरुद्ध, और ऐसी शारीरिक हिंसा विवाह के 7 वर्ष के भीतर की गई, और ऐसी शारीरिक हिंसा जो है उसके पति ने या उसके पति के नातेदारों ने दहेज की मांग के लिए मृत्यु से तुरंत पूर्व की हो और उसके प्रति क्रूरता की हो, उसको तंग किया हो, तभी जो है यहाँ पर आएगा। और दहेज होनी चाहिए। ऐसा भी मामला हो सकता है, एक मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये आया कि एक व्यक्ति जो कि पति था, उसके पास जो है 20 बीघा जमीन थी, लेकिन उसके पति के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं थी कि वह उसकी बुआई कर सके, उसमें बीज डाल सके, खाद डाल सके। उस पति ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम्हारे पिता जो है बहुत अच्छे पैसे वाले हैं और आप जो है उनसे बीज खाद के पैसे ले लो, जिससे कि हम जो है उसको जोत सकें और जोतने के पश्चात उसमें अच्छी पैदावार कर सकें। पत्नी ने मना किया कि मैं नहीं लाऊंगी, और इस पर जो पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के पश्चात जो पति ने पत्नी की मृत्यु कारित कर दी। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज का मतलब वही है जो 1961 की धारा 2 के अंदर है। ये कार्य दहेज के अंतर्गत नहीं आता, इसीलिए अभियुक्त को सेक्शन 304B के अंदर दंडित भी जाता। हाँ, 302 के अंदर दंडित किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मृत्यु तो उसने कारित की। बहुत से ऐसा भी हो जाए, पूछा जाता है, एपीयू में सवाल पूछा गया था एक बार 2007 में कि एक व्यक्ति के विरुद्ध सेक्शन 304B का चार्ज लगा, लेकिन उस साबित 304B नहीं हुआ। क्या अभियुक्त को जो है सेक्शन 302 के अंदर दंडित किया जा सकता है? हत्या साबित होगी तो हाँ किया जा सकता है, सेक्शन 302 के अंदर दंडित किया जा सकता है। उसके बाद है सेक्शन 305। 305 के अंदर शिशु या उन्मत्त व्यक्ति, शिशु हो जो कि 18 वर्ष से कम हो, उन्मत्त व्यक्ति हो या विकर्षित व्यक्ति हो या जड़ हो या मतत्ता की अवस्था में हो, उनको जो है आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करते हैं। अबेटमेंट किया और अबेटमेंट के अंतर्गत जो वे आत्महत्या कर लेते हैं, तो अभियुक्त जो है यहाँ 305 के अंतर्गत मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी बाती कारण से, जो कि 10 वर्ष तक का हो सकता है, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। सेक्शन 305 में मृत्युदंड से दंडनीय है। उसके बाद है सेक्शन 306। सेक्शन 306 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, यानी कि अडल्ट व्यक्ति को, क्योंकि 305 के अंदर उन्मत्त व्यक्ति है और बालक आएगा, सब आएंगे, तो 306 में एक अडल्ट व्यक्ति है, व्यवस्थित है, सब है, और उसको जो आत्महत्या सुसाइड करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, तो यहाँ सेक्शन 306 के अंदर अभियुक्त दंडित किया जाता है। अब आता है अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 307, यानी कि सेक्शन 300 में परिभाषित हत्या की सभी रिक्वायरमेंट कंप्लीट थी, कोई किसी आवश्यक तत्व की कोई कमी नहीं थी, और अभियुक्त ने अपनी जो पूरी सामर्थ्य थी उसके अंदर हत्या करने की पूरी कोशिश की, हत्या करने का पूरा कार्य किया, लेकिन सौभाग्यवश जो है उस व्यक्ति को गोली नहीं लगी और उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, वो बच गया, तो वहाँ पर अभियुक्त जो है हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी होगा। देखो सेक्शन 307 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही क्या नाम है एग्जाम में तो इसलिए है। देखो ए अगर बी पर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली इसकी अकुशलता के कारण या दूरदर्शिता के कारण, दूरदर्शिता के कारण वो जो है गोली इसको न लग के यहाँ से निकल जाती है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर कंप्लीट होगा, चाहे इसके जो है गोली नहीं लगी, इसके पास न गुजरी, तो यहाँ अटेम्प्ट टू मर्डर कंप्लीट हो जाता है। अगर गोली इसके लगी लेकिन पैर में लगी
या कान पे लगी या कहीं और लगी, तो तब भी अटेम्प्ट टू मर्डर कंप्लीट हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है अभियुक्त को चोट लगी हो और उसकी जान बची हो तभी क्या नाम अटेम्प्ट टू मर्डर होगा, नहीं, उस समय तो होगा ही होगा। लेकिन अगर ए ने उसकी मृत्यु कारित करने के लिए सभी वो प्रयत्न किए, अगर वह कंप्लीट हो जाता तो हत्या का मामला होता, तो वहां बच गया। तो इस प्रकार से अटेम्प्ट टू मर्डर है। अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए अलग अलग चीजें, अगर इस व्यक्ति को उपहति कारित नहीं हुई तो 10 साल की सजा। अगर इस व्यक्ति को उपहति कारित होगी, जिस गोली चलाई, तो आजीवन कारावास की। अगर इस ये व्यक्ति आजीवन सिद्ध दोष है, पहले किसी मामले में इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला हुआ है और वह जो अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, तो वहां मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकेगा। सेल वर्ड नहीं है, केवल मे वर्ड है का प्रयोग किया गया। यहां पर उसको मृत्यु दंड से भी दंडित किया जा सकेगा। सेक्शन 303 की तरह नहीं है मृत्यु दंड दिया जाएगा, नहीं, दिया जा सकेगा अगर आजीवन सिद्ध दोष होते हुए, अभियुक्त होते हुए किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर करता है। एक बालक है जिसकी मृत्यु कारित करने के आशय से, बालक 2 साल का हो सके 4 साल का, और उसको जो है ऐसे वीरान जंगल में छोड़ जाता है अभियुक्त, जहाँ की जंगली जानवर है, और उसने पूर्ण विश्वास है कि ये जानवर जो है इसको मार देंगे, और वह बालक जो है वहाँ से बच जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। एक मामला है ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, मेंस एग्जाम में भी आ सकता है। ए और बी, ए बी, ये पुत्र है और ये माता है। ए का विवाह जो है एक सी लड़की से जाता है और वहां ए बी दोनों साजिश करके उसकी मृत्यु कारित करना चाहते हैं, और यहाँ उसको भोजन नहीं देते और हर समय या तो ए या बी उस पर पहरा लगाए रहते हैं, और जिस कारण वो अत्यधिक कमजोर हो जाती है। एक दिन उसको मौका मिलता है, क्योंकि ना तो ए वहां था और ना बी वहां थी, उसको मौका मिल जाता है और वह घर से जो है निकल जाती है और सीधे एक डॉक्टर के पास जाती है। उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि अगर उसको थोड़ी देर और ट्रीटमेंट ना मिलता, भोजन न मिलता, तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों को सेक्शन 307 के अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर दोषी माना गया कि इन्होंने इसकी मृत्यु कारित करने के आशय से ही ये सब कार्य किए थे। तो इस प्रकार जो हत्या का प्रयत्न है, यानी कि यहाँ पर अभियुक्त का कार्य ऐसा है जिसे कि उसका आशय भी है और उसको ज्ञान भी है, और ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिससे कि वे जो है अगर कार्य कंप्लीट हो जाता है तो हत्या का दोषी होगा, लेकिन वह कार्य इनकम्प्लीट रहता है, इसीलिए अटेम्प्ट टू मर्डर का दोषी होगा। उसके बाद सेक्शन 308 है आपराधिक मानव वध का प्रयत्न। आपराधिक मानव वध के प्रयत्न में अगर ए एक व्यक्ति है और उसको बी ने गंभीर तथा अचानक प्रकोपन दिया, और इस प्रकार गंभीर तथा अचानक प्रकोपन के में ए जो है अपनी आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो जाता है, और वह जो है बी पर वार करता है, जिससे कि ऐसा वार जो है हत्या की कोटि में आ सकता है। लेकिन गंभीर तथा अचानक प्रकोपन के अंदर अगर वार किया गया, उसकी मृत्यु हुई, तो उसको जो है, क्योंकि वो सेक्शन 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत होगा और वह बच गया। जो गंभीर तथा अचानक प्रकोपन के अंतर्गत अपनी आत्म संयम की शक्ति को खो करके ए ने बी पर गोली चलाई थी, लेकिन वह बच गया, तो यहाँ पर जो है ए अटेम्प्ट टू मर्डर का दोषी होगा, सॉरी अटेम्प्ट टू होमसाइड का दोषी होगा, यानी कि आपराधिक मानव वध के प्रयत्न का दोषी होगा, जहाँ की वह बच जाता है गंभीर तथा अचानक प्रकोपन के अंदर। ठीक है जी, तो मैं यहाँ तक आपको